नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं ABC 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। इस बुलेटिन में देखेंगे आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से। शुरुआत करेंगे इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में एक बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 5 IAS और 10 IPS अधिकारियों का तबादला हुआ है। श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार को हटा दिया गया है। अनुराग रोहतगी को श्योपुर कलेक्टर का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके साथ ही लोकेश कुमार जाटव को खाद्य विभाग का सचिव बनाया गया। स्वतंत्र कुमार सिंह को आयुक्त वाणिज्यकर इंदौर बनाया गया है। इसके साथ ही अनुराग चौधरी प्रबंध संचालक खनिज निगम की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। झाबुआ SP अगम जैन को हटाया गया है। निवाड़ी SP अंकित जायसवाल को नीमच SP बनाया गया है। तो अंकित, आपको बता दें कि निश्चल झरिया को SP बैतूल बनाया गया है। तो मध्य प्रदेश में यह बड़ी प्रशासनिक सर्जरी है। मनीष खत्री को छिंदवाड़ा का SP बनाया गया है। इसके साथ ही पद्म विलोचन शुक्ला को झाबुआ SP की जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। अब श्योपुर कलेक्टर संजय कुमार को हटाया गया है। बढ़ते आगे, अयोध्या में जगत गुरु परमहंस आचार्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने कहा कि मथुरा और काशी को लेकर संवैधानिक लड़ाई जारी है। कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उसको दोनों पक्षों को शांतिपूर्ण ढंग से मानना होगा। अगर दूसरा पक्ष दंगा फसाद करता है तो मुगल काल में जिन 40 लाख मंदिरों को तोड़कर मस्जिद और मजार बनाए गए, उन सभी जगह फिर से मंदिर बनेंगे। आगे उन्होंने कहा कि पत्थरबाजों से हम डरने वाले नहीं हैं, हम संविधान से डरते हैं। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य कह रहा हूं कि अयोध्या हमारा जो हुआ है वो किसी ने दिया नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुआ है। और मथुरा काशी में संवैधानिक लड़ाई जारी है। अगर कोर्ट का जो आदेश आए वो हम भी मानेंगे, दूसरा पक्ष भी माने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी कैबिनेट ने अहम फैसलों से पहले औपचारिक चर्चा में श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। सीएम ने कहा कि स्वतंत्रता के बाद यह पहला बड़ा घटनाक्रम है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले के क्रियान्वयन में सभी धर्म के प्रतिनिधियों की सहमति और सामाजिक सद्भावना दिखा। साथ ही अनौपचारिक चर्चा में सीएम ने कहा कि गौ माता को सड़क हादसों से बचाना जरूरी है। गाय सड़कों पर न दिखे, इसके लिए गौशालाओं की राशि और मानदेय में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर गौ माता मृत्यु का शिकार होती है तो उनके सम्मानजनक दाह संस्कार की व्यवस्था की जाए। कैबिनेट ने इन घोषणाओं का स्वागत किया और सामाजिक संस्थाओं का सहयोग के लिए जाने के लिए बात उन्होंने कही। मुख्यमंत्री ने पशुपालन एवं डेयरी विभाग को इस संबंध में जरूरी निर्देश दिए। पशुपालन मंत्री लखन पटेल ने कहा कि वे जल्दी गौशाला संचालकों की बैठक बुलाकर सुझाव लेंगे। मुख्यमंत्री ने इसी महीने यह बैठक आयोजित करने के निर्देश दिए। साथ ही कैबिनेट ने आचार्य श्री विद्यासागर के समाधि लेने पर 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। से मिलकर के पर्यावरण को लेकर माननीय मोदी जी का जो स्वप्न है उसको सार्थक करने के लिए आगे बढ़े। दिल्ली अधिवेशन में तो माननीय मोदी जी का जो विजन है वो अद्भुत है और भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे अच्छे विकासात्मक कामों के साथ के माध्यम से निश्चित रूप से फिर एक बार भाजपा सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार। मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ को 11 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश ओलंपिक संघ को सीएम फंड से 11 लाख रुपए देने का ऐलान किया। सीएम ओलंपिक संघ के सम्मान समारोह में शामिल हुए थे, जहां उन्होंने यह ऐलान किया। भोपाल के समन्वय भवन में संघ ने सम्मान समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही खेल मंत्री विशाल सारंग और नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय शामिल हुए। ओलंपिक संघ के पदाधिकारियों ने सभी का सम्मान किया। इस दौरान सीएम मोहन यादव ने कहा कि आज यहाँ खिलाड़ियों के नए समय का शंखनाद हुआ। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश पूरे देश में सबसे आगे जाएगा। नई शिक्षा नीति में हमने खेल को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया, यह ऐतिहासिक कदम है। सीएम ने कहा कि जमाना चला गया जब ओलंपिक में हम खाली हाथ लौटते थे। और ओलंपिक संघ को अच्छे कार्यक्रम कराने के लिए कुछ धनराशि की घोषणा भी की है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में खेलों को लेकर के जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने माहौल बनाया है, निश्चित रूप से हर एशियाड ओलंपिक में हमारे बच्चे आगे बढ़े, सभी विधाओं में अच्छे से खेले और खिलाड़ियों को पर्याप्त सुविधा मिले। मध्य प्रदेश खेल के मामले में आगे बढ़े। इंदौर और विदिशा में सोमवार को बड़ी संख्या में बेरोजगारों ने राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और राज्य सरकार से पटवारी भर्ती परीक्षा की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने और एमपीपीएससी के 2000 पदों पर जल्द भर्ती की मांग की।
इस दौरान बेरोजगार युवाओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन कर शासन के खिलाफ नारेबाजी की। बेरोजगार युवकों का कहना है कि पटवारी भर्ती के टॉपर को हिंदी लिखना न आना संदेहास्पद है। वहीं नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन के पदाधिकारियों ने मामले को लेकर कोर्ट जाने और भूख हड़ताल की चेतावनी दी। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने प्रशासनिक अधिकारियों को मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। बाकी सारी वैकेंसीज में जो घोटाले हो रहे हैं, व्यापम के नाम पे 15-15 लाख में वैकेंसी बिच रही है, पढ़ने वाले लगे हुए हैं बेचारे, आंखें फोड़ रहे हैं। यही हमारी इसी को लेके मांगे हैं कि सरकार जल्द से जल्द पूरी करे। जो जांच को सार्वजनिक करने, पटवारी परीक्षा के नए शरीर से SIT गठित करने के लिए इनके द्वारा मांग की गई है। उन्होंने PSC का टाइम बढ़ाने के लिए एवं जो है पदों की संख्या बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया है। सर दुष्यंत लोधी है और जो पटवारी फर्जीवाड़ा हुआ है और जिसकी जो वर्मा कमेटी ने जो जांच की है, जो अपने न्यायाधीश हैं, उसमें भी गलत रिपोर्ट आई, उसके विरोध हम ज्ञापन देने आए हैं। जिसमें हमारी कुछ मांगे हैं, जैसे कि पटवारी की जो नियुक्ति है उसको तत्काल रोका जाए। नंबर 2, जो पटवारी के अलावा जो MPSI भर्ती नहीं आई उसके पद 2000 किए जाएं। मानक कंपनी जैसे कि अपनी TCS है उससे एग्जाम लिया जाए, जैसे कि ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से एग्जाम करा के फर्जीवाड़ा करा रहे हैं। अभी नेशनल एजुकेटेड यूथ यूनियन द्वारा एक ज्ञापन पेश किया गया है जिसमें उनकी कुछ मांगे हैं। आज ही इनका जो ज्ञापन है वो शासन को प्रेषित कर दिया जाएगा। दलित बच्चों से पिटाई का भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले में PCC जीतू पटवारी की मुश्किलें बढ़ सकती है। जबलपुर पुलिस की साइबर सेल ने भ्रामक वीडियो वायरल करने के मामले में जांच शुरू कर दी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सोशल मीडिया में भ्रामक वीडियो पोस्ट करने के मामले की विधिवत जांच की जा रही है। इस वीडियो को वायरल करने वालों के खिलाफ IT एक्ट सहित संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जबलपुर पुलिस अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर PCC चीफ जीतू पटवारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की। ABP की ओर से दी गई शिकायत में कहा गया कि जीतू पटवारी ने दलित बच्चों की पिटाई का भ्रामक वीडियो जबलपुर और मध्य प्रदेश का बताकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया। इसके पीछे शासन प्रशासन की छवि और जबलपुर का सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश थी। एक वीडियो है जिसमें बच्चों को कुछ लोग मार रहे हैं और उन्होंने ये बताया कि इन बच्चों को इसलिए पीटा जा रहा है क्योंकि इन्होंने कुएं से जल निकाला था और ये अनुसूचित जाति वर्ग से आते हैं, इसलिए उनके साथ में ऐसी घटना हुई। बोला कि ये वीडियो जबलपुर का है। एक तौर पे देखें तो वर्गों को भिड़वाने का एक तरीके से ये षड्यंत्र भी है। इस नाते आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने अभी जीतू पटवारी के खिलाफ मदन महल थाने में FIR भी दर्ज कराई है। कुछ व्यक्तियों द्वारा कथित रूप से इसे जबलपुर का बताया गया था, लेकिन जांच उपरांत ये पाया गया कि जबलपुर जिले से संबंधित नहीं है। इसमें जो वीडियो साझा किया गया है उस आधार पर उस बारे में साइबर सेल एवं अन्य माध्यम से जांच की जा रही है और यदि कोई भ्रामक तथ्य फैलाए गए हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में दिन ब दिन जांच की आंच तेज होती जा रही। सत्र की शुरुआत से विपक्ष के साथ ही सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी सरकार को घेर रहे, तो वही विधायकों के सवाल पर सरकार के एक के बाद एक जांच का ऐलान कर रही है। इसे लेकर अब सियासत भी गर्म है। कांग्रेस का कहना है कि यह हल्ला केवल लोकसभा चुनाव को लेकर है, सरकार नुरा कुश्ती में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी का कहना है कि उससे विधानसभा चुनाव के दौरान लोगों से वादा किया था कि भ्रष्टाचारियों को नहीं बख्शेंगे। अब जांच की घोषणा कर रही तो वे क्यों डर रहे हैं। इस बार विधानसभा में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, साइंस कॉलेज चौपाटी, 216 करोड़ के राशन घोटाले, गोबर खरीदी, तेलीबांधा डिवाइडर सौंदर्यीकरण, रूरल इंडस्ट्रियल पार्क, राजी युवा मितान क्लब, शराब घोटाले के साथ ही राम वनगमन परिपथ का मामला जोर शोर से उठा था, जिस पर सरकार ने जांच का ऐलान किया। तो इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है और भ्रष्टाचार की जननी जो है, मोदी जी ने कहा है ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा, और इसलिए भ्रष्टाचार की जननी को ही समाप्त करना इस देश में सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये जो एक साल होगा वो कांग्रेस के काले कारनामों का साल होगा और कांग्रेस के काले कारनामे रोज विधानसभा के प्रश्नों में आ रहे हैं। अब उन्हें सुनने की क्षमता नहीं बची है। पहले 2 दिन ही वो दिन भर के लिए गायब हो गए। तो जरा जो कुकर्म किए हैं, जो भ्रष्टाचार किया है, जो अन्याय किया है, जो अत्याचार किया है, उसको सुनने की ताकत भी उनमें होना चाहिए। वो हमारे कार्यकाल के सिर्फ कमियों की ही जांच करेंगे कि वास्तविक बातें क्या है विभागीय, उसकी जांच करेंगे। और मुझे जिस बात का समझ आ रहा है कि ये सिर्फ पुरानी सरकार को, हमारी सरकार को
बदनाम करने के लिए जांच कर रहे हैं। बीजेपी के सहयोग केंद्र में सोमवार को वन मंत्री केदार कश्यप ने जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं की समस्याएं सुनी और कुछ का मौके पर समाधान किया। मंत्री केदार कश्यप ने रायपुर में अवैध प्लॉटिंग की शिकायतों पर कलेक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए। मंत्री ने कहा कि कांग्रेस शासन में भूमाफियाओं का हौसला बुलंद हुआ था, ऐसे भूमाफियाओं पर शिकंजा कसने का काम भाजपा शासन में होने लगा। अवैध कब्जे और निर्माण पर तत्काल रोक लगाकर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया। मंत्री कश्यप ने कहा कि बीजेपी ने राजधानी रायपुर को विकसित करने की योजना बनाई है, इसलिए आवश्यक है कि राजधानी में हो रहे अवैध प्लॉटिंग और निर्माण पर रोक लगे। केदार कश्यप ने जनता की समस्याएं सुनी। राष्ट्रीय कार्यालय के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी सहयोग केंद्र खोला गया है, जिसमें हमारे माननीय मंत्रीगण और हमारे संगठन के पदाधिकारी इसमें सम्मिलित होंगे। बदलते लोगों ने मांग की है, यहाँ जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है उसके संदर्भ में भी मांग की है कि उसका जल्द तत्काल जांच हो, तो हमने उसके लिए कलेक्टर को निर्देशित किया है। ग्वालियर में यूपी के बीजेपी नेता और पूर्व सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। ग्वालियर झांसी रोड थाने में डॉक्टर सोनकर, 2 भांजों समेत 4 लोगों के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। बता दें कि 2013 में ग्वालियर हुरावली डीवी सिटी निवासी संजय परमार की मुकेश घई से मुलाकात हुई थी। मुकेश घई ने संजय परमार को शिवपुरी लिंक रोड की प्राइम लोकेशन पर एक जमीन दिखाई थी और बताया था कि यहाँ जमीन तत्कालीन भाजपा सांसद डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के रैदास फाउंडेशन समिति की है, जिसके पावर ऑफ अटॉर्नी मुकेश ने अपने नाम बनाई थी। जिस पर भरोसा करते हुए संजय परमार ने अलग अलग खातों में करीब 60 लाख रुपए ट्रांसफर किए, लेकिन जब रजिस्ट्री की बात की तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराई। सोनकर शास्त्री जो कि पूर्व सांसद है यूपी मछली शहर से, उन्होंने नाम पर एक जमीन है रेदास फाउंडेशन के नाम से, जिसका रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किसानों से उन्होंने करा रखा था। उसमें मुझे पार्टनरशिप ऑफर करी उन्होंने 50% की। 50% में उनको 60 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, वो मैंने उन्हें दे दिए। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया जिसमें इन्होंने मुझे 50% का भागीदार बनाया। मैंने कहा मुझे जमीन की रजिस्ट्री करा दो, ना तो उन्होंने मुझे जमीन की रजिस्ट्री कराई और ना ही मेरे पैसे लौटाए। इस कारण से मुझे कानून की शरण में जाके ये कार्रवाई करनी पड़ी। और एक एफआईआर पंजीबद्ध हुई है जिसमें कुछ लगभग 60 लाख रुपए का कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है और कोई डील होनी थी प्रॉपर्टी की, वो नहीं हो पाई, ऐसा फरियादी का उसमें आरोप है। उनको हमने आश्वासन दिया है कि उनके जो भी कोई बिंदु हैं, जो भी कोई डॉक्यूमेंट है, उसको हम जांच का हिस्सा बनाएंगे, इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनाएंगे और जो भी इसमें जो साक्ष्यानुसार निष्पक्ष कार्रवाई होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। बालोद के दलीराजरा में कांग्रेस नगर पालिका अध्यक्ष के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव विफल रहा। चुनाव में अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं हो सका और शिबू नायर अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहे। दरअसल बीजेपी पार्षद ने अध्यक्ष शिबू नायर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए कलेक्टर को आवेदन दिया था। सोमवार को नगर पालिका में चुनाव हुआ। इस दौरान अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में 11-11 वोट पड़े, लेकिन अध्यक्ष की कुर्सी गिराने के लिए 18 वोट की जरूरत थी। चुनाव में 2 पार्षद अनुपस्थित रहे तो 3 पार्षदों के वोट निरस्त हुए। कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा पार्षदों को डरा धमकाकर इस अविश्वास प्रस्ताव के लिए तैयार किया गया था। जो झूठ बोलकर जो लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया था, आज वो निरस्त हो गया है। पूरे पार्षदों ने उसको आज निरस्त कर दिया है। मध्य प्रदेश में अब आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों का जाति प्रमाण पत्र भी पब्लिक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। सूचना के अधिकार के एक मामले की सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश के सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। दरअसल जबलपुर की एक महिला ने सूचना के अधिकार के तहत सहकारिता विभाग से एक कर्मचारी के जाति प्रमाण पत्र मांगा, जिस धारा 8A/1J के तहत निजी डॉक्यूमेंट बताकर जानकारी देने से इनकार कर दिया गया था। और इसी मामले में सुनवाई करते हुए सूचना आयुक्त राहुल सिंह ने जाति प्रमाण पत्र को धारा 2 के तहत पब्लिक डॉक्यूमेंट घोषित किया और सामान्य प्रशासन विभाग को इसके लिए पत्र भी लिखा। सामान्य प्रशासन विभाग को यह आदेश की प्रति हम भेज रहे हैं। और देखिए, सरकारी नौकरी जो लगती है वो अगर जाति के आधार पे लगती है तो ये विभाग के में सभी के संज्ञान में होता है कि किस जाति के हैं, तो ऐसी कोई व्यक्तिगत जानकारी नहीं होती जिसके आधार पर जानकारी को रोका जाए। जाति प्रमाण पत्र की जानकारी को रोकना गलत है, क्योंकि अधिनियम की धारा 2 के तहत ये लोक दस्तावेज है और इसको पारदर्शी मापदंड के अनुरूप सभी को उपलब्ध कराना चाहिए।
सड़क जाम, हड़ताल, आवागमन प्रभावित या फिर आपात स्थिति होने पर अब ड्रोन के जरिए भी मेडिकल सेवाएं पहुंचाई जा सकेंगी। फिलहाल अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में इसका सफल परीक्षण किया गया। इस दौरान ड्रोन को न सिर्फ मेडिकल कॉलेज अस्पताल से 40 किलोमीटर दूर उदयपुर अस्पताल भेजा गया, बल्कि उसी ड्रोन से उदयपुर अस्पताल से डेमो सैंपल भी ड्रोन के जरिए अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज लाया गया। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। केंद्र सरकार ड्रोन यूज फॉर मेडिकल सर्विसेज के लिए अभियान चला रही है। देश के 25 मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के इसके लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए चुना गया है, जिसमें अंबिकापुर के मेडिकल कॉलेज का भी नाम शामिल है। देखो एक आदमी उठा ले रहा है, लाइए बीच में। 10 दिन का प्रशिक्षण करने गई थी दिल्ली से, फिर वहाँ से 72 किलोमीटर दूर हरियाणा में प्रशिक्षण हुआ था मेरा। तो उसके बारे में हम लोग को सारा चीज सिखाया कि कैसे उड़ाना है, कैसे क्या करना है, कैसे उसका हाइट मेंटेन करना है, सारा कुछ सिखाया वहाँ पे। उदयपुर जो कि 40 एरियल डिस्टेंस है, वहाँ पे हमारा ड्रोन 25-30 मिनट्स में लैंड हो गया। वहाँ से वो लाइव सैंपल्स, जो ब्लड सैंपल है डेंगू मलेरिया कुछ के, वो लेकर आया कोल्ड चेन मेंटेन करके। तो ये वही बॉक्स है जो पेलोड से निकला है और इसका हमने लैब में दे भी दिया है। ये ड्रोन की बात करूँ तो ये ड्रोन हमारा 1 kg पेलोड सक्सेसफुली कर सकता है। आवागमन अवरुद्ध होने की स्थिति में या कोई स्वास्थ्य विभीषिका आपदा विपदा की स्थिति में सैंपल या कोई किट है, रिएजेंट है, वैक्सीन है, इनके परिवहन में रुकावट ना आए, उसके प्रयोग हेतु ड्रोन का उपयोग करने का यह पहला अवसर है। वैक्सीन को या मेडिसिन को, कोई इम्पोर्टेंट मेडिसिन है, लाने ले जाने में हम समय बचा सकते हैं और इस माध्यम से हमको अलग से ऐसा कोई कॉरिडोर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अब भूमाफिया और सरकारी अफसरों का एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है, जिसके चलते राज्य शासन अब तक 5,500 करोड़ रुपए से अधिक की जमीन के केस हार चुका है। ये जमीनें ग्वालियर शहर के कमर्शियल एरिया की है, जिसको लेकर खुद सरकारी वकील हैरान है। वो कह रहे हैं कि हम कोर्ट में कैसे जाएं, हमें न तो पटवारी न ही तहसीलदार की तरफ से केस डायरी दी जा रही है। हालांकि अब वो ऐसे अफसरों के खिलाफ खुद FIR कर रहे हैं, जिनके कारण वो केस हारे हैं। इनसे मिले ये है अतिरिक्त शासकीय अधिवक्ता गिरीश शर्मा। इनके मुताबिक उनके पास सबसे अहम इलाका और कॉमर्शियल एरिया सिटी सेंटर है, जहां शासन सबसे ज्यादा केस हारा है। गिरीश शर्मा के पास 275 केस हैं, जिनमें वो 80 से 90 केस हारे हैं। इनका कहना है कि उन्हें पटवारी और तहसीलदारों ने केस की सूचना नहीं दी, जिसके कारण वे केस हार गए। इसलिए इन्होंने तमाम केस से संबंधित दोषी अधिकारियों की लिस्ट प्रशासन को सौंपी है। साथ ही वो खुद FIR दर्ज करवा रहे हैं। 90% ऐसे प्रकरण हैं जो शासन के एक्स पार्टी हुए हैं, और जहां तक मेरे पास में प्रकरण हैं 150 के लगभग प्रकरण मैं हारा हूं शासन की ओर से। शासन उपस्थित ही नहीं हुआ उसमें, ना तो उन्होंने मेरे को वकालतनामा भेजा, ना ही दस्तावेज भेजे, और संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध में मुकदमा दर्ज करा रहा हूं क्रिमिनल। ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके की जमीनों पर 2014 से 2023 के बीच 67 दावे पेश किए गए, जिसमें 2023 में 34 दावे पेश हुए, लेकिन शासन ने ध्यान नहीं दिया। इस कारण शासन एक पक्षीय स्थिति में आ गया, क्योंकि शासन का पक्ष रखने के लिए केस के प्रभारी को वकालतनामा पेश करना होता है, लेकिन वकालतनामा नहीं आया, जिससे शासन 67 केस में एक पक्षीय होने की स्थिति में आ गया। नए दावे भी अभी न्यायालय में पेश हुए हैं। वहीं इस मामले में अब संभागायुक्त का कहना है कि समय पर जवाब पेश हो सके, इसकी व्यवस्था की जा रही। वहीं बीजेपी सरकार में मंत्री का दर्जा प्राप्त रहे जयसिंह कुशवाहा ने इसे सरकारी अफसरों की लापरवाही बताई है। कलेक्टर्स हैं, राजस्व का अमला है और शासकीय अधिवक्ता हैं, इनके बीच अब हम लोग लगातार बातचीत करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि शासन पक्ष वहाँ मजबूती से रखा जाए। अगर सरकार मुस्तैदी से लड़ेगी तो 1 इंच जमीन ले सकता कोई भूमाफिया। इसलिए अधिकारी तो सब एक से ही आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं एक से एक कंपटीशन लेके आते हैं, कितना कमा के जाएं यहाँ से ग्वालियर से। आइए आपको बता दें कि माफिया किस तरह जमीन हथिया रहे हैं। सरकारी जमीन पर 2 लोग अपना विवाद बताते हैं। दोनों जमीन पर कब्जा बताकर मालिकाना हक की मांग करते हैं। विवाद सुलझाने के लिए कोर्ट में वाद पेश करते हैं। शासन को पार्टी बनाया जाता है। जब शासन का लंबे समय तक जवाब नहीं आता तो उसे एक्स पार्टी घोषित करते हैं। दोनों लोग समझौते के आधार पर विवाद खत्म करते हैं और जमीन का मालिकाना हक हासिल करते हैं। जब डिक्री पक्ष में हो जाती है तो उस आदेश को राजस्व में नहीं देती। अपील करने की अवधि निकल जाती है तो राजस्व विभाग में नामांतरण के लिए आदेश पहुंचाते हैं। शासन इस पर अपील करता है, लेकिन अपील देरी से पेश होने के कारण वो खारिज हो जाती है और शासन इस तरह करोड़ों रुपए की जमीन हार चुका है।
हालत ये है कि ग्वालियर के जिला न्यायालय में सिटी सेंटर के अलावा आसपास की जमीनों पर भी दावे पेश किए गए। चरनोई पहाड़ की जमीनों और मंदिर की जमीनों पर कोर्ट में दावे चल रहे हैं। ऐसे में देखना यही है कि क्या शासन प्रशासन बाकी जमीनों को बचा पाता है। नासिर गौरी, IBC 24, ग्वालियर। दमोह से बड़ी खबर, जहां गौवंश से भरा कंटेनर पकड़ाया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कंटेनर को पकड़ा है। समुदाय विशेष के दर्जनों लोगों ने कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। हमले में 2 कार्यकर्ता घायल हुए। गुसराए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया पुलिस चौकी के सामने। जबलपुर हाईवे पर जाम लगा दिया। तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जितेंद्र गौतम हमारे संवाददाता फोन लाइन पे। जितेंद्र पर जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के जबलपुर नाका का पूरा मामला है, जहां पर जबलपुर नाका पुलिस चौकी के सामने बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जोरदार हंगामा किया गया है और हाईवे जाम कर दिया गया है। हालांकि मौके पर सूचना के बाद में जो दमोह अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पहुंचे हैं और भारी संख्या में पुलिस वाले जो समझाइश देने का प्रयास कर रही है। बता दें कि यह पूरा मामला जो है शुरुआत हुआ था वो है न्यू दमोह कॉलोनी से शुरुआत हुआ था, जहाँ पर आरोपियों के द्वारा जो गोवंश की तस्करी की जा रही थी, जिसके कंटेनर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा पकड़े गए थे और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जो आरोपियों के द्वारा मारपीट की गई थी, जिसको लेकर यह पूरा हंगामा हुआ है। हालांकि जो है परिस्थितियां अभी जो है बिगड़ी हुई है और मौके पर पुलिस वाले और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को समझा देने का प्रयास कर रही है। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए धमाके के मुख्य आरोपी की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी। आरोपी ने किडनी खराब होने का तर्क देकर जमानत अर्जी लगाई थी। 6 फरवरी को हरदा की पटाखा फैक्ट्री में धमाका हुआ। 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। घटना के मुख्य आरोपी राजू अग्रवाल समेत 7 आरोपी की गिरफ्तारी के बाद जेल में वो बंद है। राजू अग्रवाल की ओर से जमानत के लिए कोर्ट में अर्जी लगाई गई थी, जिसपर उसने तर्क दिया था कि उसकी दोनों किडनियां फेल और उसे उचित इलाज की जरूरत है। आरोपी की अर्जी पर पैरवी के दौरान सरकारी वकील विपिन सोनकर ने मजबूती से अपना पक्ष रखा, जिसका नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने हरदा हादसे के मुख्य आरोपी राजू अग्रवाल की जमानत अर्जी खारिज कर दी। दतिया में हर्ष फायरिंग ने एक मासूम की जान ले ली। बता दें कि सुनारी में हरवीर बघेल परिवार में शादी समारोह का कार्यक्रम था। कार्यक्रम में एक युवक ने अपने पिता की 12 बोर बंदूक से हर्ष फायरिंग की, जिसकी गोली 7 वर्षीय मासूम और उसके पिता को जा लगी। घटना में मासूम पीयूष की मौत हो गई और उसका पिता घायल हो गया। घायल पिता को इलाज के लिए ग्वालियर भेजा गया। वहीं घटना की सूचना मिलने पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक व्यक्ति है श्याम, तो उसने अपने पिता की लाइसेंस बंदूक से हर्ष फायर किया, जिसमें जो हर्ष फायर से उस एक पवन उसके पैर में गोली लगी और उसके बच्चे के चेस्ट में गोली लगी थी, जिसमें बच्चे की डेथ हो गई थी। रात से ही आरोपी की धरपकड़ की जा रही है और संभवतः जल्द से जल्द आरोपी को इसमें अरेस्ट कर। शहडोल के उत्तर और दक्षिण वन मंडल परिक्षेत्र में इन दिनों हाथियों के आतंक से ग्रामीण परेशान है। हाथी सन्ना के जंगलों में विचरण करते हुए आसपास के ग्रामीण इलाकों में उत्पात मचा रहे। रवासी इलाके में हाथी ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया और एक मवेशी को घायल कर दिया। साथ ही 13 मकानों में तोड़फोड़ की। 23 से ज्यादा किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने वन अमले के खिलाफ नाराजगी जताई। वहीं वन विभाग ने हाथी पर निगरानी के लिए 4 अलग अलग टीमें गठित कर दी। टीम के सदस्य 3 शिफ्ट में हाथी की मॉनिटरिंग कर रहे। क्या कहते हैं कि आग वग जलवाए, तो वन विभाग की टीम और पुलिस विभाग आकर के हमारी जान बचाए। गांव में दहशत मचा के रखा है। किसी के घर में कुछ रखा रहता है, वो खा के चला जाता है। लोग यहाँ बहुत डरे हुए हैं, ना मार्केट जा पा रहे हैं, ना खेत बाड़ी जा पा रहे हैं। खन्नौदी रेंज के सन्ना के वन क्षेत्रों में वो विचरण कर रहा है, जिसपे वन विभाग की टीम सतत रूप से दिन रात मॉनिटरिंग कर रही है और लोगों को समझाई दी जा रही है, मुनादी कराई जा रही है और लोगों को जागरूकता, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाई जा रही है कि हाथी से दूरी बना के रखें और उससे जो है तो अपने आप को बचा के रखें।
मल्टीनेशनल कंपनी की तर्ज पर डॉक्टर्स भी ब्रांडिंग कर पैसा कमाने लग गए हैं, जबकि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के निर्देश हैं कि कोई भी डॉक्टर अपना प्रचार प्रसार विज्ञापन के जरिए नहीं कर सकता। लेकिन जबलपुर में डॉक्टर्स एमसीआई के निर्देशों को ठेंगा दिखाते हुए अपना विज्ञापन कर लोगों को लुभाने में लगे हैं। डॉक्टर्स और अस्पताल संचालक शहर के चौक चौराहों में होर्डिंग्स लगाकर अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, विज्ञापन कर रहे हैं। अस्पतालों और डॉक्टर्स पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने लगाम लगाने की मांग की है। उनके पास पहले नोटिस जारी करते हैं, यदि उनका जो उत्तर है वो सेटिस्फैक्ट्री है तो ठीक है, उनको ताकीद की जाती है कि आइंदा से ऐसा ना हो। और उसके बावजूद भी यदि यह प्रक्रिया जारी रहती है तो जो एनएमसी है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो डॉक्टर्स का जो पंजीकरण है वो निरस्त भी कर सकती है। सरगुजा में हजारों बेरोजगार युवक युवतियों से लाखों रुपए की ठगी को अंजाम दिया गया। ठगी के शिकार युवक युवतियों ने एसपी दफ्तर के बाहर खड़ी कंपनी के डायरेक्टर की गाड़ी पर जमकर तोड़फोड़ कर दी। अंबिकापुर की वर्चुअल फैशन नाम की कंपनी पर हजारों युवक युवतियों से लाखों की ठगी का आरोप है। ठगी के शिकार युवक युवतियों का कहना है कि नौकरी का झांसा देकर उन्हें कंपनी के दफ्तर बुलाया गया। कंपनी प्रबंधन की ओर से ट्रेनिंग के बाद उन्हें नौकरी देने का वादा किया गया। ट्रेनिंग के दौरान कंपनी के नुमाइंदों ने उनसे 14 से 17 हजार रुपए लिए, जिसके एवज में उन्हें कपड़ा देते हुए उसे महंगे दाम में बेचकर नए सदस्य बनाने को कहा। इसके बाद न तो कंपनी की ओर से उन्हें ना सैलरी दी गई, ना उनसे ली गई रकम को ही वापस की गई। रकम वापस नहीं मिलने पर युवक युवतियों को ठगे जाने का एहसास हुआ, जिसके बाद वे एसपी दफ्तर पहुंचे और एसपी से कंपनी की शिकायत की। पुलिस ने जांच के बाद दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही है। बाहर में जॉब नहीं मिल रहा है, ऐसे करके बोले कि यहाँ जॉब है, इतना कमाओगे। शुरू में तो बोलते हैं कि 15,000 से स्टार्टिंग हर महीने मिलेगा, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला। मेरे को 3 मंथ हो गया, लेकिन मैं 70,000 से स्टार्टिंग की थी, लेकिन मेरे को आज तक कुछ भी नहीं है, एक भी वो चीज़ पैसा भी नहीं मिला है। वर्चुअल फैशन असिस्ट प्राइवेट लिमिटेड, क्या काम होता है उसमें? यहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग का काम होता है, नेटवर्क मार्केटिंग होता है। पहले तो जॉब के नाम पे बुलाते हैं, लेकिन बिजनेस बताया जाता है इस जगह पे। लेकिन बिजनेस जैसे हर कोई इंसान नहीं कर पाता है। उसके बाद यहाँ पे कपड़ा खरीदने के लिए बोला जाता है उनको, और पैसा मांगते हैं बदले में। जैसे 14,000 मांगते हैं, 35,000 और 70,000 मांगा जाता है लोगों से। विश्व धरोहर स्थल खजुराहो की धरती एक बार फिर शास्त्रीय नृत्य की गरिमा में प्रस्तुतियों से गुंजायमान होगा। 20 फरवरी से खजुराहो नृत्य समारोह का आगाज होने जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव समारोह का शुभारंभ करेंगे। यह समारोह 7 दिनों तक चलेगा। इस दौरान कई सांस्कृतिक प्रस्तुति होंगी। 1500 से 1800 कलाकार एक साथ कथक नृत्य की प्रस्तुति देंगे। इस प्रस्तुति को पंडित राजेंद्र गंगानी कोरियोग्राफ कर रहे हैं। समारोह की पूर्व संध्या पर कलाकारों की ओर से नृत्य की रिहर्सल की गई। बता दें कि खजुराहो नृत्य महोत्सव की शुरुआत साल 1975 में हुई थी। 1800 से ज़्यादा कलाकार आए हुए हैं। धीरे धीरे फिल्टर भी हो रहा है और बहुत अच्छा आयोजन किया है। ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अगर कल हम सक्सेसफुल हो जाते हैं तो ये दर्ज हो कि मैं घर से बाहर आके यहाँ पर कोई अपना डांस परफॉर्मेंस कर रही हूँ, तो ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसपे सारे कथक डांसर्स एक दूसरे से मिल सकते हैं और ये बहुत ही हम सबको अच्छा लगा। पहली बार खजुराहो आई हूँ और इतने सारे लोग, कम से कम 1800 लोग थे यहाँ पे परफॉर्मेंस करने आए हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। इतने सारे कथक डांसर्स, करीब 1500 से अधिक कथक डांसर्स को देख के आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। संस्कृति विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही नामजद यहाँ पे परफॉर्मर्स आ रहे हैं और उसके संबंधित ही इवन आदिवर्त में भी हमारे जो लोकल कलाकृति को लेके प्रमोट किया जा रहा है। मेरा अनुरोध है सभी लोगों से कि हम लोग आए और कल्चर को लेके हमारे दिनचर्या में हम लोग उसको अडॉप्ट करें ताकि खजुराहो और बेहतर बने। खरगोन में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नवग्रह मेले का आयोजन किया गया, जहां मेला देखने इलाके भर से लोगों की भीड़ उमड़ रही। हर दिन हजारों लोग पहुंचकर मेले का आनंद उठा रहे। नवग्रह मेले में खासकर निमाड़ की फेमस गुड़ की जलेबी और समोसे का स्वाद चखने बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। साथ ही मीना बाजार में खरीदारी के लिए महिलाओं की भीड़ नजर आ रही है। मेले में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर पूरी तरह से मुस्तैद है। नवग्रह का मेला हिस्टोरिकल है, ऐतिहासिक है। मतलब सालों से लगा आ रहा है और हमारे ज़िले का ये सबसे बड़ा मेला कहा जाता है, जहाँ पे बहुत बाहर से भी लोग आते हैं एंड यस बहुत इंजॉय करते हैं, बहुत शानदार तरीके से इंजॉय करते हैं। आप खुद भी देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग जगह से मेले आते हैं, अलग अलग जगह से बहुत सारी चीज़ें आती हैं। ये नवग्रह मेले में
जो सुरक्षा के लिहाज से 2 पुलिस चौकी स्थापित की गई है इस बार। जो मार्ग है सभी पे हमारे जो पुलिस सुरक्षाकर्मी लगाए गए हैं, महिला पुलिस अधिकारी और महिला पुलिस कर्मी भी लगाए गए हैं। पूरे मार्ग में नगर पालिका के माध्यम से कैमरे लगाए गए हैं जिनका कि सर्विलेंस यहाँ पुलिस चौकी में रखा गया है और उससे सतत निगरानी की जा रही है। अगली खबर अयोध्या से। यहाँ राम मंदिर में रामलला के विराजमान होने के बाद से हर कोई रामलला को कुछ न कुछ अर्पण कर रहा है। इस कड़ी में नागपुर के मशहूर शेफ विष्णु मनोहर ने एक ही बर्तन में 7000 किलो श्री राम हलवा बनाकर भोग लगाया। इसके लिए 12000 लीटर की क्षमता वाली विशेष कढ़ाई का प्रयोग किया गया, जबकि हलवा तैयार करने के लिए 900 किलोग्राम सूजी, 1000 किलो चीनी, 1000 किलो घी, 2000 लीटर दूध, लगभग 300 किलो सूखा मेवा और 2500 लीटर पानी का उपयोग किया गया। हलवा बनाने के पहले विधिवत पूजा की गई और बनने के बाद रामलला को भोग लगाया गया। इसके बाद भक्तों में प्रसाद बांटा गया। एक ही कढ़ाई में हलवा बन रहा है, 7000 किलो हलवा है और प्रभु रामचंद्र जी भगवान विष्णु का रूप है और भगवान विष्णु को हलवा पसंद था। इस टाइप का बना हुआ व्यंजन उस समय पसंद था, तो मैंने कहा कि चलो हलवा बनाएं। दूसरी विशेषता ये है इसकी कि ये 4 घंटे में मात्र बना है। 1.5 लाख लोग इसका आनंद लेंगे और इसमें हमने केले का इस्तेमाल किया है, सूजी और केले। रविवार को ब्रह्मलीन हुए महान संत आचार्य विद्यासागर जी महाराज की याद में सबकी आंखें नम है। इस बीच आचार्य विद्यासागर जी महाराज का एक दुर्लभ वीडियो सामने आया। इस वीडियो में विद्यासागर जी महाराज योग क्रियाएं करते दिख रहे हैं। यूँ तो आचार्य विद्यासागर हर रोज़ योग क्रिया किया करते थे, लेकिन ये एकांत में होती थी। इस वीडियो में वो अपने किसी भक्त को योग क्रिया का प्रशिक्षण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो आचार्य विद्यासागर के एक भक्त ने बनाया था, जब उनके ब्रह्मलीन होने के बाद सामने आया है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतने ही। नमस्कार।